नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट पेपर 2 के लिए हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर सीटेट प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है। अभी दोस्तों, पेपर 2 जो जूनियर स्तर का पेपर है, अभी इसको सॉल्व कराया जा रहा है। इसके बाद पेपर फर्स्ट को सॉल्व कराया जाएगा। प्राइमरी लेवल का जो पेपर होता है उसको सॉल्व कराया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। यदि आप इस बार सीटेट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी से सीटेट पेपर 2 में 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 15 प्रश्न व्याकरण और गद्यांश पद्यांश पर आधारित होते हैं और 15 प्रश्न पेडागोजी पर आधारित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश दिया गया है। गद्यांश को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। गद्यांश है दोस्तों, भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इस आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है इस गद्यांश पर आधारित। पहला प्रश्न है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए थे? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या उपयुक्त सभी? तो गद्यांश में आप लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे ऊपर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देखिए, वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। तो यहाँ पर आपका स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी तीनों आपका सही है। तो उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा गया है। आजादी के लिए संघर्ष किसने चलाया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने, सदस्यों ने? तो देखिए दोस्तों, देश की जनता ने, यहाँ पर आप लोग गद्यांश में देखेंगे लिखा गया है देश की जनता ने। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देश की जनता ने, आजादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ठीक है, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, उपयुक्त सभी? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। लोकतांत्रिक व्यवस्था के मूलभूत मूल्यों में स्वतंत्रता, समानता तथा विचारों की अभिव्यक्ति जैसे सभी गुण सम्मिलित हैं। आंदोलन का क्या असर पड़ा? ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। गद्यांश में आप लोग देखेंगे तो उसमें लिखा गया है सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, अंग्रेजों भारत छोड़ो, आजादी दो? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। गद्यांश में बताया गया है 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने
और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे सटीक या सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। अनुच्छेद के संदर्भ में सबसे सटीक वाक्य क्या है? संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाक बज रही थी। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा खुलेआम बुराइयां हो रही थी। ठीक है, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या होगा? खुलेआम बुराइयां हो रही थी। दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? चढ़ता गिरता गया, हवा का कम हो गया, भीड़ भाड़ से था, सभी चुपचाप से थे। इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, हवा का दबाव कम हो गया। हवा का दबाव कम हो गया, तो दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? दूसरे विकल्प में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक कविता दी गई है, कविता को पढ़ करके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए कविता को पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यों ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। इस कविता पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? सहयोगी, सहृदय, समरस, संगदिल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सहयोगी। संगतकार के माध्यम से कवि सहयोगी प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय क्या है? मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, गंभीर आवाज, पत्थर की आवाज। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गंभीर आवाज। चट्टान जैसे भारी स्वर से आशय है गंभीर आवाज। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह भटक जाता है, लीन हो जाता है, बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लीन हो जाता है। ठीक है, गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं अंतरे को गाते हुए वह लीन हो जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनहद शब्द में आ उपसर्ग है, द प्रत्यय है, अन उपसर्ग है, हद प्रत्यय है। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अन उपसर्ग है। अनहद शब्द में अन उपसर्ग लगा हुआ है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर, उदास स्वर, भयभीत स्वर।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बुझता हुआ स्वर। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है बुझता हुआ स्वर। संगतकार का अर्थ है गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला, गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखरने से बचाने वाला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गायक के साथ गाने वाला। संगतकार का अर्थ है गायक के साथ गाने वाला। ढांढस बंधाना का अर्थ है तसल्ली देना, आशीर्वाद देना, आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा तसल्ली देना। ढांढस बंधाना का शाब्दिक अर्थ है तसल्ली देना। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल, यह आपका गलत हो जाएगा। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, यह भी आपका सही नहीं है। चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाया जाए, यह भी आपका सही नहीं है। सबसे ज्यादा सही आपका तीसरा ऑप्शन है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से का माध्यम है। लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का या सुनने का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पढ़ने का। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से पढ़ने का माध्यम है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़के होकर रोते हो, यह कथन भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। आप लोग बताइए, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। लड़के होकर रोते हो, यह कथन भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में संवाद होना आवश्यक है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कहानी के संदर्भ में यह कथन सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, या विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, या शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में इस बार भी पूछे जाएंगे। ध्यान से आप लोग देखते हुए चलिए। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि यह बिल्कुल संभव नहीं, यह बहुत हद तक संभव है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा यह बहुत हद तक संभव है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यह तथ्य बहुत हद तक संभव है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा सभी विषयों के
में है, पढ़ने में, अध्यायों में, केंद्र में, प्रारंभ में। तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा केंद्र में। भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी है जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। यह उपर्युक्त कथन का सबसे उपयुक्त निहितार्थ है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भाषाविदों का मानना है कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। अगला प्रश्न है, आपकी दृष्टि में अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, पाठ को समझने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? अभ्यास पाठ को समझने में मदद करते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, यह आपका गलत हो जाएगा।
उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, यह भी गलत है। उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, यह भी सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह क्लास आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।